हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम। तो नियमों को देखने से पहले इसमें एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं पहले, जिसको हम इनर्शिया बोलते हैं, जड़त्व बोलते हैं। तो उस टॉपिक को लिखते हैं इनर्शिया, यानी कि जड़त्व। जो फर्स्ट लॉ है वो इसी पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको देख लेते हैं पहले। तो ये क्या होता है, ये जो नियम है ये दिया था आइजैक ने। ये जो आइजैक न्यूटन थे उनके द्वारा ये दिया गया था ये नियम। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो जड़त्व का जो नियम किसने दिया, तो इसका आइजैक न्यूटन। तो ये किसने दिया था, मैं लिख देता हूँ उसका नाम, आइजैक न्यूटन, जिन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें, इट इज द प्रॉपर्टी of a body due to which it resists the change in existing position। हिंदी में देखेंगे, यह वस्तु का वह गुण है जिसमें जिसकी वजह से यहाँ आएगा, जिसकी वजह से वस्तु अपनी स्थिति के परिवर्तन को रोकती है। और ये जो होती है हमारा जो जड़त्व होता है, ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इसको देखेंगे, इट्स डिपेंड्स ऑन मास। हिंदी में देखेंगे, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो ये हो गया हमारा जड़त्व का नियम। अब इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। हेडिंग डालेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के नियम। और ये जो दिया था 1687 में न्यूटन द्वारा।
तो इसके हमारी जो जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसके 3 नियम होते हैं। तो फर्स्ट रूल को देखेंगे। फर्स्ट, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का प्रथम नियम। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद इसको समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस, in the absence of external force, a body will remain in its existing state। तो इसके अनुसार हिंदी में देखेंगे इसको। इसके अनुसार किसी भी बाहरी बल की अनुपस्थिति में वस्तु अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। तो जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी बॉडी पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, तब तक वो अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी। जो न्यूटन का जो फर्स्ट नियम कहता है वो यही कहता है कि जब तक किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी बॉडी पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा, तब तक वो अपनी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। अकॉर्डिंग टू दिस, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, ए बॉडी विल बी रिमेन इट्स एक्सटेंडिंग स्टेट। तो वो अपनी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं करेगी। नेक्स्ट, और ये जो नियम है हमारा, इसको हम गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। तो लिखेंगे, इट इज आल्सो नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। इसे गैलीलियो के जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है।
तो ये इसकी स्टेटमेंट हो गई। अब इसमें हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। एग्जाम्पल को नोट करता हूँ। एग्जाम्पल रहेगा, इफ ए बस स्टार्ट suddenly then passengers falls backward। यदि कोई बस अचानक चलना शुरू करती है तो यात्री पीछे की तरफ जाते हैं। हिंदी में लिखेंगे इसको, यदि कोई बस अचानक चलना शुरू करती है तो यात्री पीछे की तरफ जाते हैं। तो जैसे कोई बस खड़ी है और उसमें एकदम से गियर डाल के उसको एकदम से उसको चलाना स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है कि जो यात्री होते हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं। या चलती हुई बस में एकदम से अगर ब्रेक लगा दें तो क्या होगा, यात्री आगे की तरफ जाएंगे, पैसेंजर जो होंगे वो आगे की तरफ जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि जब तक कोई वायबल नहीं लगेगा किसी बॉडी पर, तब तक वो अपनी स्थिर अवस्था में रहती है। अपने जो उसमें जो अपनी उसकी स्थिति जो होती है उसमें कोई भी परिवर्तन वो नहीं करती है जब तक उस पर कोई वायबल नहीं लगेगा। और इसमें इसका एक एग्जांपल हो सकता है, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया। इसका सेकंड एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे कि कोई कंबल होता है, कंबल या कोई कपड़ा, जिसमें अगर हम छड़ मारें उसमें कोई स्टिक से उसमें स्ट्राइक करते हैं तो क्या होता है, उसमें से जो धूल के जो कण होते हैं वो वापस निकल के आते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी जो न्यूटन्स जो लॉ होता है वो फर्स्ट उसमें अप्लाई होता है। तो इसमें देखेंगे नेक्स्ट, व्हेन ए कारपेट इज beaten by a stick, then dust particles comes out। हिंदी में देखेंगे, जब किसी कपड़े या कंबल या चटाई भी दे सकते हैं नाम इसको, को छड़ से पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आते हैं। जो धूल के कण होते हैं वो बाहर की तरफ आते हैं। तो इसमें भी जो धूल के कण थे वो अपनी स्थिर अवस्था में थे। जैसे उस पर वायबल लगा, उन्होंने मोशन करना स्टार्ट किया, गति की उन्होंने, और बाहर निकल के आ गए। तो जैसे हम किसी कपड़े को, चटाई को अगर किसी स्टिक से उस पर स्ट्राइक करते, पीटते हैं उसको, तो उसमें से धूल के कण वापस आते हैं। तो ये भी एक फर्स्ट लॉ पर डिपेंड होता है। ये भी एक फर्स्ट लॉ का एक एग्जाम्पल है। और ये जो रूल होता है जो हम पढ़ रहे हैं, ये
जो बल की जो डेफिनेशन है उसको भी व्याख्यायित करता है, उसको भी एक्सप्लेन करता है। ये फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो चुका है। अब इसका सेकंड लॉ देखेंगे। सेकंड, न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन का द्वितीय नियम। इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें हम ऐसे कुछ देख लेते हैं। जो फोर्स होता है हमारा, जो फोर्स होता है बल, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसको हिंदी में लिखेंगे, संवेग की परिवर्तन की दर। और इसमें हम एफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी को हम लिखेंगे संवेग में परिवर्तन, चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और डेल्टा टी को समय परिवर्तन या टाइम, चेंज ऑफ टाइम, चेंज ऑफ टाइम। तो ये होता है हमारा जो फोर्स का फॉर्मूला बनता है सेकंड लॉ से, ये वो। अब नेक्स्ट इसमें देखेंगे एफ इक्वल, अब के कोई ले लेते हैं यहाँ पे, ये कांस्टेंट हो जाएगा कोई, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और के की जो वैल्यू है यहाँ पे वो रहेगी 1। इसके बाद जो भी ये सिंबल है इनको मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद। नेक्स्ट एफ इक्वल डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और जो पी होता है हमारा वो हो जाएगा एम वी अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ से निकल के आएगा हमारा एम डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। और यहाँ से हो जाएगा एफ इक्वल एम ए। ये इससे पहली वीडियो में पढ़ चुके हैं हम। और एक्सलरेशन ए इक्वल डेल वी अपॉन, या डेल्टा बोलते हैं इसको, डेल्टा टी। अब इसमें जो सिंबल यूज करें उनको देख लेते हैं हम। इसमें जो ये सिंबल जो यूज किया है डेल्टा का, ये यूज किया है हमने चेंज के लिए, यानी कि परिवर्तन। और ये हमारा एक्सलरेशन यानी कि त्वरण, और ये वेग यानी कि वेलोसिटी,
और टी हमारा टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पेज पर, इससे आगे हम यहाँ से ये मिल गया हमको F इक्वल एम ए। एम होता है मास और ए हो जाएगा एक्सेलरेशन। और इससे बनेगा जो नेक्स्ट फॉर्मूला, उसको नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। तो F इक्वल एम ए, तो एम ए के लिए हम जो एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला मैंने बताया जाता है एवरेज एक्सेलरेशन कि v माइनस यू अपॉन टी, एक फॉर्मूला यूज किया था हमने। और इसमें लिख सकते हैं v माइनस यू अपॉन T2 माइनस T1। अब यहाँ जो है, जो हमने ये जो सिंबल यूज किया था ये चेंज के लिए यूज किया था, लेकिन लॉन्ग के लिए किया था कि स्मॉल के लिए, इसमें हम लॉन्ग इंटरवल चेंज, इसको लिखेंगे हम लॉन्ग इंटरवल चेंज, जो अधिक समय के लिए चेंज रहेगा। और इसमें जो v है हमारा वो हो जाएगा हमारा फाइनल वेलोसिटी। और u जो है वो रहेगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी ये अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग। और T1 टाइम रहेगा और T2 भी टाइम है, और ये हो जाएगा हमारा, ये वेग हो गया, v हमारा वेग है, दोनों इनिशियल और फाइनल। और इससे बनता है हमारा F इक्वल एम मल्टीप्लाई बाई v माइनस यू अपॉन टी। ये हमने x की वैल्यू जो है वो कहाँ पुट की है, इसमें। या हम ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट इसको मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इससे ही मिलेगा हमें। या वैल्यू पुट कर देंगे उसमें ए की, और इससे हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। और इसमें देखेंगे फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो फोर्स एच ए वेक्टर क्वांटिटी, जो बल है वो एक सदिश मात्रा है। और यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन। और किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये होता है। और इसका एप्लीकेशन देखें, नेक्स्ट हेडिंग, तो जो वेक्टर होती है, तो इस पर हम वेक्टर लगाएंगे ऐसे, वेक्टर dp अपॉन dt, ये फॉर्मूला इसमें यूज करते हैं। और इसमें जो p है हमारा वो रहेगा संवेग।
टी हमारा टाइम हो जाएगा। और जो एफ ये फोर्स हो जाएगा हमारा। और इसमें डी की बात करें तो ये रहेगा हमारा शॉर्ट इंटरवल चेंज। ये लॉन्ग इंटरवल चेंज है और ये रहेगा शॉर्ट इंटरवल चेंज। अब इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल फर्स्ट, एक क्रिकेट प्लेयर की बात करें कि जब एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को लपकता है, जैसे कि क्रिकेट मैच तो सबने देखा है, जब जब हम उसको जब गेंद को लपकते हैं, गेंद को कैच करते हैं, तो क्या करते हैं, उसको हाथ को थोड़ा सा पीछे की तरफ खींचते हैं, थोड़ा सा। जैसे उससे क्या फ़ायदा मिलता है हमको, उससे उसमें चोट कम लगती है और अच्छे से पकड़ में आ जाती है। उसमें अपना टाइम बढ़ जाता है, टाइम बढ़ता है तो फोर्स कम लगेगा। जब गेंद को कैच करता है क्रिकेट प्लेयर, तो उसको पकड़ते समय देखा होगा कि उसको पीछे की तरफ हाथ को करता है। क्यों करता है? कि उससे टाइम बढ़ जाता है। जब टाइम बढ़ेगा तो जो फोर्स होगा वो कम होगा और जिससे चोट लगने के बहुत ही कम चांस होंगे और जो हाथों पर लगने वाला जो बल रहेगा वो घटेगा। इसको लिखेंगे किस तरीके से, देखो। ए क्रिकेट प्लेयर pulls his hands back while catching a ball B causing on doing this time increase and force decrease। जब एक क्रिकेट प्लेयर या क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को लपकता है या कैच करता है, तो वह अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है, क्योंकि ऐसा करने से समय बढ़ता है
और बल या हाथों पर लगने वाला बल घटता है। तो इससे कुछ समझे? तो इसमें क्या है कि जो बॉल को पकड़ते हैं तो बॉल आसानी से हाथ में आ जाती है। और इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखेंगे। चलिए पहले इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद बात करेंगे। इट इज आल्सो एडवाइज्ड टू लीप ऑन sanded track as compare to cemented track। ऐसी सलाह दी जाती है, हिंदी में देखेंगे इसको, ऐसी सलाह दी जाती है कि छलांग रेत पर लगानी चाहिए, ना कि सीमेंट रास्ते पर। तो इससे क्या होता है, जैसे कि हम सीमेंट को अगर देखें तो क्या होता है, एकदम ठोस होता है। और जो रेत होती है उस पर जब छलांग लगाएंगे तो उसमें क्या रहेगा कि थोड़ा सा समय बढ़ेगा और जिससे फोर्स कम लगेगा। और सीमेंट ट्रैक पर क्या रहेगा, उसमें जाते धड़ाम जैसे न गिरोगे तो उससे चोट लगेगी। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि समय बढ़ने पर बल घटता है। और इसका ये एग्जाम्पल इज द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये है इसका, दोनों ही मतलब मोस्ट है इसके। और ये इसमें हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आगे इसमें बात करेंगे। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन देखेंगे और इससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन वो ये जो अभी समझाया था उसी में से लिया है। ए क्रिकेट प्लेयर हिज हैंड्स बैक वेल कैचिंग ए बॉल। एक क्रिकेट खिलाड़ी बॉल को लपकता है तो वह अपने हाथों को पीछे करता है। यह किसको फॉलो करता है? दिस फॉलोज, ये किस नियम को फॉलो करता है न्यूटन के, ये इसमें पूछा गया है। ए ऑप्शन दिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बी दिया है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड दिया है इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और डी दिया है इसमें इम्पल्स यानी कि आवेग। तो इसमें से हमको सही ऑप्शन चूज करना है। तो आप देखोगे और कोशिश करोगे इसका आंसर देने के लिए कमेंट बॉक्स में। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो इसको मैं बताता हूँ। अब थर्ड लॉ अभी हमें पढ़ा नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता। फर्स्ट में हमने बताया था आपको कि जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगेगा तब तक वस्तु इस तरह अवस्था में रहेगी, किसी बॉडी पर जब तक बाह्य बल नहीं लगेगा और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। और बी की बात करें तो ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ये अभी पढ़ा है हमने। ज़्यादातर स्टूडेंट, मोस्टली स्टूडेंट इसको सही बताएंगे, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ये इम्पल्स यानी कि आवेग। अब क्यों सही रहेगा इसको भी जानेंगे कि जहाँ पर देखो आवेग क्या होता है, बहुत ही छोटे
अंतराल यानी कि समय अंतराल में लगने वाला बल आवेग कहलाता है। जब बॉल को हम कैच करते हैं तो उसमें बहुत ही छोटा समय होता है हाथ को पीछे के ले जाने का, तो बहुत ही कम समय अंतराल होता है, जिसकी वजह से इसका ऑप्शन रहेगा आवेग। अगर ऑप्शन में आवेग नहीं होता, इम्पल्स नहीं होता ऑप्शन में, तब हम लगाते इसको न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगर ये ऑप्शन में है तो पहले प्योरिटी इसको दी जाएगी, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर रहेगा इसका। अब हम पढ़ेंगे कि इम्पल्स क्या होता है, आवेग के बारे में थोड़ी नॉलेज लेंगे, उसके बाद हम इसका थर्ड लॉ पढ़ेंगे। तो इसको नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। इसमें देखेंगे हम इम्पल्स यानी कि आवेग। आवेग जो होता है वो बहुत ही कम समय अंतराल के लिए होता है, जो बहुत ही कम यानी कि बहुत ही छोटे अंतराल के लिए लगने वाला जो बल होता है उसको हम आवेग कहते हैं। तो फोर्स अप्लाइड फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन is known as impulse। हिंदी में देखेंगे बहुत ही छोटे अंतराल के लिए लगने वाला बल आवेग कहलाता है। इसमें देखेंगे नेक्स्ट कंडीशन इसकी, I इक्वल एफ इंटू डी टी, और डी जो होता है शॉर्टेस्ट चेंज ऑफ यानी कि बहुत ही छोटे, इसको बोला था शॉर्ट इंटरवल चेंज। जो हम जो डी होता है उसको हम किसके लिए यूज करते हैं, शॉर्ट इंटरवल चेंज के लिए। तो एफ इंटू शॉर्ट इंटरवल चेंज ऑफ टाइम, ये रहेगा इसका आई को हम बोलेंगे इम्पल्स। तो एफ इक्वल डी टी अपॉन डी पी अपॉन डी टी, और यहाँ से बन जाएगा हमारा डी पी हो जाएगा एफ इंटू डी टी। ये पी है हमारा, पी हो जाएगा पी। आई इक्वल डी पी, जो आई था उसको हमने किस में चेंज कर दिया, डी पी में। इसको बोलेंगे हम चेंज इन मोमेंटम। संवेग में परिवर्तन। और इसके बाद फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम इक्वल एम वी माइनस एम
यू, और ये हो जाएगा हमारा I इक्वल एम वी माइनस यू। तो ये होता है हमारा आवेग का फॉर्मूला। ये हमने आवेग के बारे में जाना। अब हम न्यूटन्स लॉ थर्ड ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे। न्यूटन का इसमें हम थर्ड नियम देखेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हम पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ every action has equal and opposite reaction। अपोजिट रिएक्शन। इसके अनुसार या इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो न्यूटन्स का हमारा जो तीसरा नियम है, इसमें जैसे हम कोई किसी पे फोर्स लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट पर या किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे, तो उससे हमको जितना फोर्स हमने लगाया इतना ही फोर्स हमें उसमें से वापस मिलेगा। और अच्छे से समझेंगे इसको हम। इस तरह से एक्शन होगा और उधर से हमें क्या मिलेगा, रिएक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया। और दोनों क्या होते हैं, इक्वल। ये होता है हमारा फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी वस्तु पर लगने वाला बल इक्वल फोर्स अप्लाइड बाय बॉडी। वस्तु के द्वारा लगने वाला बल। दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बात करें, फुटबॉल प्लेयर जैसे हम फुटबॉल को किक मारते हैं तो उसकी हमें प्रतिक्रिया मिलती है, जैसे कि चोट लग जाती है कभी कभी। जैसे बॉल में जो फुटबॉल होती है उसमें किक मारते हैं
तो जितना हम फोर्स लगाते हैं वो भी हम पर फोर्स लगाती है बॉल, और जिसकी वजह से चोट लग जाती है। तो ये भी किसका उदाहरण है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया, एक्शन रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है। और जो एग्जाम्पल आता है हमारे किसके अंदर, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अंदर आता है। तो जैसे हमने इसको समझेंगे, हमने किक मारी, किसको, किक जो मारी है वो क्या हो गया हमारा एक्शन, यानी कि क्रिया हो गई। किस पर मार रहे हैं हम, ये बॉल हो गई हमारी एक, इस तरीके से ये बॉल का शेप दे देते हैं इसको थोड़ा सा, ये इस तरीके से एक बॉल हो गई जिसको हम किक मार रहे हैं। इसके बारे में लिखेंगे, फोर्स अप्लाइड बाय द फुटबॉल, फुटबॉल पर लगाया गया बल। हम फुटबॉल पर बल लगा रहे हैं, तो इधर से क्या होगा, हम रिएक्शन इसके इक्वल रहेगा, रिएक्शन यानी कि प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया के कारण क्या होगा, उसमें चोट लगेगी, इंजर्ड हो जाएगा। चोट लगेगी, इंजरी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे इसमें सेकंड एग्जांपल देखेंगे, मोशन ऑफ ए मैन, मनुष्य की गति। इसमें क्या होता है, जैसे हम रोड पर चलते हैं और हम रोड पर या ग्राउंड पर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं पहले, और उसके उसके रिएक्शन में हम क्या करते हैं, गति। तो इसमें हम लिखेंगे, फोर्स अप्लाइड ऑन ग्राउंड। तो ये क्या हो गया हमारा एक्शन, क्रिया। ग्राउंड पर लगने वाला बल हो गया ये, फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड, और ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन, प्रतिक्रिया। इसको हिंदी में लिख देता हूँ, फर्श पर लगने वाला बल, और इसको लिखेंगे फर्श द्वारा लगने वाला बल। तो रिएक्शन से क्या मिलेगा हमको, गति होगी, क्या होगा, मोशन, गति होगी। अगर हमको एकदम बिल्कुल चिकनी सतह पर चलाया जाए किसी मैन को, तो क्या होगा, वो चल नहीं पाएगा, क्योंकि वहाँ पर बल नहीं लग पाएगा उस पर। तो इसी वजह से हम ग्राउंड पर चलते हैं, तो वहाँ हम फोर्स अप्लाई करते हैं पहले, और फिर वो एक्शन होता है हमारा, और जो ग्राउंड होता है वो हम पर फोर्स अप्लाई करता है, और वो रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन के कारण ही हम मोशन कर पाते हैं, गति कर पाते हैं, चल पाते हैं। तो इसमें हम इसका थर्ड एग्जाम्पल और देख लें।
या इसमें आप याद कर सकते हैं सीधे सीधे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एक तो हो जाएगा लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट, लॉन्चिंग ऑफ ए रॉकेट, ये होता है हमारा इसमें भी क्या होता है, रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन होता है। और इसके बाद ये हो गया हमारा थर्ड, और फोर्थ के लिए ले लेते हैं एग्जांपल, फायरिंग ऑफ बुलेट्स। ये भी एक एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। और ये हमारे जो न्यूटन के जो तीनों जो नियम थे, जो लॉ हमने जो पढ़े थे, वो कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर आधारित कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे, और जो इसमें टॉपिक रह गए हैं उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।